हेलो एंड गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉर्नर पे। आज हम मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकिया एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हम पहला टॉपिक लोकिया स्टार्ट करते हैं कि लोकिया कहते किसको है। इसमें लिखा गया है कि प्रसव के बाद 15 दिनों तक योनि से होने वाला ब्लड, म्यूकस व टिश्यू युक्त स्राव जो एक सामान्य स्वस्थ प्रक्रिया है उसे हम लोकिया कहते हैं। इसका कहना है कि प्रसव के बाद जो 15 दिनों तक वेजाइनस जो ब्लीडिंग होती है, जिससे म्यूकस टिश्यू जो युक्त स्राव जो बाहर आते हैं, उसे हम लोकिया कहते हैं। लोकिया के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमें लोकिया के टाइप पढ़ने। लोकिया के टाइप में हम देखेंगे पहले उसके कलर के आधार पर कि कितने टाइप होते हैं। पहले से बताया गया है कि लोकिया रुब्रा पहला टाइप जो कि लोकिया रुब्रा है, दूसरा लोकिया सिरोसा और तीसरा लोकिया अल्वा। अब हम तीनों को पढ़ेंगे कि लोकिया रुब्रा कहते किसको हैं। लोकिया रुब्रा या इसका कलर ब्राइट रेड होता है, इसका समय 1 से 3 दिनों तक होता है और इसमें निकलने वाले जो वेजाइनल स्राव होते हैं वह ब्लड, डेसिडुअल सेल, फीटल मेम्ब्रेन और लिनिंगो हेयर होते हैं। दूसरा हम देखेंगे लोकिया सिरोसा, जिसका कलर होता है ब्राउनिश पिंक तथा यह 4 से 10 दिनों तक रहता है और इसमें जो कंपोजिशन जो वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं वह है म्यूकस, ल्यूकोसाइट 1 और एक्सुटेट्स। अगला हम तीसरा टाइप इसका पढ़ेंगे लोकिया अल्वा। लोकिया अल्वा के बारे में बताया गया है कि इसका कलर वाइट कलर का होता है। यह 11 से 14 दिनों के लिए होता है और यह डेसिडुअल सेल, म्यूकस और माइक्रोऑर्गेनिज्म के घर कंपोजिशन जो बाहर आते हैं वेजाइना के थ्रू। अब हमारा अगला टॉपिक है पीपीएच, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए, इसमें बताया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद 500 ml से अधिक रक्त हानि को पीपीएच कहते हैं। या WHO द्वारा बताया गया है कि यदि कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो वह 500 ml से अधिक रक्त की हानि होती है, उसे हम पीपीएच की श्रेणी में डालेंगे। इसी का क्लिनिकल साइन जो कि बताया गया है कि कोई भी रक्तस्राव जो माँ की स्थिति बिगाड़ दे, जिससे हाई पल्स और लो बीपी होती है, यह इसका क्लिनिकल साइन होगा। अगला हम देखेंगे कि ब्लड लॉस स्टैटिस्टिक्स। इसमें एवरेज अमाउंट बताया गया है कि कितना ब्लड होने से हम पीपीएच के श्रेणी में से देंगे। आइए हम देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, इसे वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, उसमें 500 ml से अधिक अगर ब्लड लॉस होता है उसे हम पीपीएच कहेंगे। या सिजेरियन सेक्शन जिसे सी सेक्शन में अगर 1 लीटर जिसे 1000 ml से अधिक ब्लड लॉस होना पीपीएच कहलाता है। अब प्राइमरी पीपीएच पढ़ने के बाद हम सेकेंडरी पीपीएच पढ़ेंगे। सेकेंडरी पीपीएच जिसे लेट पीपीएच भी कहते हैं, यह 24 घंटे के बाद से 6 सप्ताह तक देखने को मिलता है। इसका मेन कॉज होता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिटेंड प्लेसेंटा की वजह से ही लेट पीपीएच हो सकता है, इसका और भी कॉज जैसे इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूशन के कारण भी लेट पीपीएच जिसे सेकेंड पीपीएच कहते हैं। अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं इमीडिएट मैनेजमेंट। पीपीएच का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई महिला को अगर पीपीएच हुआ है तो हमें उसके यूट्रस को फील करके देखना है कि वह सॉफ्ट एंड रिलैक्स तो नहीं है। फिर उसके बाद उसका हम फंडल मसाज करेंगे। फंडल मसाज में गर्भाशय को संकुचित करने के लिए स्मूथ सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर उसे एम्पैटी ब्लैडर, जिससे हम उसको बोलेंगे कि अपना ब्लैडर खाली करके आइए, जिसके वजह से गर्भाशय संकुचित हो सकेगा। और फिर मेडिकल एड करेंगे, उसका ऑक्सीटोसिन या अन्य गर्भाशय संकुचन वाली दवाई दी जाती है, जिससे उनका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और उससे जल्दी आराम मिलता है। अगला हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर, जिससे हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है लोकिया रुब्रा का मुख्य घटक क्या है। लोकिया रुब्रा का मुख्य घटक ब्लड एवं फीटल एलिमेंट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यह पूछा गया है कि पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है। पीपीएच का सबसे सामान्य कारण एटोनिक यूट्रस होता है, जिसे हम प्राइमरी पीपीएच के लिए भी मेन कॉजेस का कहा गया है। जिसे हम ऊपर में बता चुके हैं कि प्राइमरी पीपीएच का भी मेन कॉज एटोनिक यूट्रस होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, तो आप हमेशा एटोनिक यूट्रस ही राइट आंसर देंगे।
तीसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी पीपीएच का सबसे बड़ा कारण क्या है। सेकेंडरी पीपीएच का सबसे बड़ा कारण रिटेंड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट होता है। चौथा क्वेश्चन है पीपीएच में नाड़ी और रक्तचाप पर क्या असर पड़ता है। पीपीएच में नाड़ी और रक्तचाप पर असर हमारा पल्स रेट बढ़ता है और बीपी कम होता है। अब हम देखेंगे पीपीएच शॉक एवं मैनेजमेंट। अगर कोई महिला पीपीएच के शॉक में चली जाती है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले हम उसका पोजीशनिंग देंगे। पोजीशनिंग में हम उसको बोलेंगे कि पैरों को 30 डिग्री से 45 डिग्री कोण पर ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को हम टेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। इसमें यह इसलिए किया जाता है क्योंकि मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह बना रहे। अगला हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि उतना ब्लड लॉस होने के बाद उसे ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ब्लड ही हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसलिए हम उसका इमीडिएट ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, इसकी वजह से नॉन रिब्रीथ फेस मास्क का उपयोग करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी के बाद हम देखते हैं ब्लैडर केयर करना। मतलब पहले हम उसको बोलेंगे कैथेटराइजेशन द्वारा मूत्राशय को तुरंत खाली करें ताकि यूट्रस को सूखने के लिए जगह मिले। फिर यूटेरोटोनिक ड्रग्स देंगे, जिसे यूटेरोटोनिक ड्रग्स में जैसे ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन या कार्बोप्रोस्ट या एर्गोमेट्रिन भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा यूटेरोटोनिक ड्रग्स कौन कौन से हैं, ये सारे नाम आप याद रख लीजिए। यूटेरोटोनिक ड्रग्स ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी कहते हैं, या यूटेरोटोनिक ड्रग्स देने के बाद हमें फ्लूइड रिसक्सिएशन करना चाहिए। फ्लूइड रिसक्सिएशन में RL तथा NS यूज़ करते हैं। फिर आगे लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करें ताकि उसका जितना ही ब्लड लॉस हुआ है जिससे वह शॉक में ना जाए, इसीलिए हमें जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। अगर देखेंगे फिर हम कि प्लेसेंटा के सभी लोब्स की जांच करेंगे। प्लेसेंटा की जांच कर हम देखेंगे कि सारे लोब ठीक हैं कि कुछ अंदर तो नहीं रह गए। इससे यह पता चलेगा। हमें फ्लूइड चढ़ाने के बाद अब हमें इंस्पेक्शन करना है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का जांच करेंगे क्योंकि सारे लोब्स की जांच करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर उसके प्लेसेंटा कोई टुकड़ा अंदर रह गया है, इसी वजह से रिटेंड प्लेसेंटा होता है। अब हम रिटेंड प्लेसेंटा भी बार बार आ रहा है तो हम रिटेंड प्लेसेंटा के बारे में पढ़ लेते हैं। रिटेंड प्लेसेंटा होता क्या है। रिटेंड प्लेसेंटा प्रसव के 30 मिनट बाद तक भी यदि प्लेसेंटा बाहर ना निकले उसे हम रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं। अगर प्रसव होने के बाद भी अगर आधे घंटे के भीतर अगर प्लेसेंटा स्वतः नहीं बाहर आता है तो इसे हम रिटेंड प्लेसेंटा के श्रेणी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पीपीएच होने का खतरा होता है। अब बताइए रिटेंड प्लेसेंटा कौन से पीपीएच का कारण है। तो हम ऊपर बताए हैं कि रिटेंड प्लेसेंटा सेकेंडरी पीपीएच जिसे लेट पीपीएच भी कहते हैं, इसका मुख्य कारण रिटेंड प्लेसेंटा होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके कारण में बताया गया है कि मुख्य कारण इसका कमजोर स्वैच्छिक निष्कासन प्रयास होता है। अगर प्लेसेंटा स्वयं नहीं निकलता है तो इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है, या फ्यूटोनिक यूट्रस हो सकता है, या मोर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा से प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से असामान्य रूप से जुड़ जाता है, जिस कारण से भी पीपीएच हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जब भी पीपीएच हुआ तो उसका मैनेजमेंट के लिए हमें सीसीटी मेथड का उपयोग करना चाहिए। यदि प्लेसेंटा अलग हो चुका है तो मैनुअल रिमूवल, यदि अलग नहीं हुआ है तो जनरल एनेस्थीसिया के तहत हाथ से निकालें। इसमें बताया गया है कि ऑटोलाइसिस स्ट्रेटेजी अपनाएं। यदि प्लेसेंटा गहराई तक जुड़ा है तो कोड को काटकर छोड़ दें ताकि वह स्वयं ऑटोलाइज, जिसे हम सेल्फ डाइजेशन हो जाएगा। ऑटोलाइज में बता रहा है कि यदि प्लेसेंटा गहराई तक जुड़ा है तो कोड को काटकर छोड़ दें ताकि वह स्वयं बाहर आ जाए। तीसरा है सब इन ओव्यूलेशन में हम जानेंगे कि गर्भाशय का अपने सामान्य आकार में वापस ना आ पाना सब इन ओव्यूलेशन कहलाता है। अगला इसका रिस्क फैक्टर हम पढ़ते हैं कि इससे रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। इसका रिस्क फैक्टर में होगा ओवर डिस्टेंशन, जिसे पॉलीहाइड्रोमिनस और मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। सी सेक्शन, इन्फेक्शन या ब्रेस्ट फीडिंग की कमी की वजह से, यूट्राइन प्रोलेप्स की वजह से, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अभी हम इसके लक्षण पढ़ेंगे जिसे हम जानेंगे कि इसे हम कैसे पहचान करेंगे।
इसमें हम असामान्य लोकिया डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्रैम्प लाइक पेन देखने को मिलेगा, गर्भाशय की ऊंचाई का कम होना दिखाई देने को मिलेगा। अब हम इसके आगे इसका ट्रीटमेंट जानेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में हम बताया जा रहा है कि मिथाइल गोनावाइन एक ड्रग है जो पैरों के ऊपर संकुचन के लिए गर्भाशय की ऊंचाई कम देखने को मिलता है तथा इसका ट्रीटमेंट अब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक ड्रग होता है मिथाइल गोनावाइन, जिसका यूज़ हम इसके ट्रीटमेंट में करते हैं और पैरों के ऊपर उठाने के लिए कहेंगे। अब चौथा है प्यूरिपेरल पायरेक्सिया एवं सेप्सिस। प्यूरल पायरेक्सिया कहते किसको हैं? अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि प्यूरिपेरल पायरेक्सिया होता क्या है। प्रसव के बाद पहले 10 दिन से 24 घंटे के अंतराल पर 2 बार तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना, जिसे 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, वो प्यूरिपेरल पायरेक्सिया कहलाता है। इसका गर्भपात या प्रसव के 6 सप्ताह तक होने वाला संक्रमण इसका ड्यूरेशन है। किया अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि प्यूरिपेरल पायरेक्सिया कब से कब तक होने का चांस रहता है। प्यूरिपेरल पायरेक्सिया के बारे में बताया गया है कि प्रसव के बाद पहले 10 दिनों में 24 घंटा के अंतराल पर। अब हम प्यूरिपेरल पायरेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि प्यूरिपेरल पायरेक्सिया उसे कहते हैं जो प्रसव के बाद पहले 10 दिनों में 24 घंटों के अंतराल पर 2 बार तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना प्यूरिपेरल पायरेक्सिया कहलाता है, जो 6 सप्ताह तक होने वाला संक्रमण होता है। इसका मेन कॉज होता है प्रसव के दौरान जननांग पथ में संक्रमण। अगला हम वन-लाइनर देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका गोल्डन रूल भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। गोल्डन रूल यह बोला गया है कि पीपीएच के दौरान मूत्राशय खाली करना सबसे पहला कदम होता है। अब बताया जा रहा है कि पीपीएच के दौरान मूत्राशय को खाली करना सबसे पहला कदम होता है। रिटेन प्लेसेंटा का टाइम 30 मिनट से अधिक होना, प्लेसेंटा का स्वतः बाहर नहीं निकल पाना रिटेन प्लेसेंटा कहलाता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सब इन्वोल्यूशन, अगर किसी महिला का सब इन्वोल्यूशन है तो उसे हम मिथाइल गोनावाइन देंगे। फीवर थ्रेशोल्ड में बताया गया है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर को प्यूरिपेरल पायरेक्सिया माना जाता है। ऑटोलाइसिस किसे कहते हैं? ऑटोलाइसिस मृत या रोगग्रस्त ऊतकों का अपने ही एंजाइम द्वारा पचना ऑटोलाइसिस कहलाता है। पोजीशन फॉर शॉक बोलता है शॉक में कैसा पोजीशन देना चाहिए। शॉक में हमेशा ट्रेन पर पोजीशन देना चाहिए, जिसमें पैरों को 30 से 45 डिग्री के ऊपर रखा जाता है। थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें अगला टॉपिक किस चीज़ पर दें।